अदर रीनल स्टोन, ओके, रीनल स्टोन नेफ्रोलिथियासिस, रीनल स्टोन का दूसरा नाम जो है वो है नेफ्रोलिथियासिस, ओके। इसके अंदर चलो देखते हैं, द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट present in urine sometimes solidify into stone called renal calculi or kidney stone, okay। the crystal of salt, salt के कुछ क्रिस्टल बन जाते हैं जो कभी कभी यूरिन के अंदर भी हमें सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, that is called renal calculi या किडनी स्टोन उसको बोलते हैं, ठीक है। स्टोन कैन फॉर्म एनीवेयर, किसी भी जगह बन सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर किसी भी जगह पे स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। उसकी मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो किडनी जो होती है, उस यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो कौन सी होती है, किडनी, ओके। ऑनसेट कब कब हो सकता है, यानी कि 40 to 60 ईयर ऑफ एज वाले को ये ज्यादा होता है रीनल स्टोन नेफ्रोलिथियासिस जो होता है। लिथियासिस का मतलब ही होता है स्टोन, ओके। कहीं पे भी लिथियासिस वर्ड अगर आपको मिलता है दैट मीन्स इसका मतलब होता है स्टोन, ओके। तो ऑनसेट इसका 40 to 60 ईयर ऑफ एज होता है, तो ये क्लियर है रीनल स्टोन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग रीनल स्टोन के बारे में देखते हैं, किस किस वजह से हो सकता है रीनल स्टोन। तो मेनली जो रीनल स्टोन है ये फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को है, किसी को फैमिली में पहले हो चुका है रीनल स्टोन फॉर्मेशन की कोई फैमिली हिस्ट्री है तो उसे हो सकता है। नेक्स्ट अगर यूरिनरी स्टेसिस है तो हो सकता है। नेक्स्ट अगर डाइट हाई इन कैल्शियम, अगर कोई पेशेंट है वो हाई कैल्शियम हाई विटामिन डी डाइट लेता है, हाई प्रोटीन इंटेक करता है, हाई डेयरी प्रोडक्ट इंटेक करता है, मिल्क वगैरह है, तो उस वजह से प्यूरिन ज्यादा लेता है, ऑक्जेलेट ज्यादा लेता है, तो उन सब पेशेंट को जो भी एक्सेसिव अमाउंट में ये सब चीजें लेते हैं उन्हें रीनल स्टोन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, ओके। उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हम लोग देखेंगे सडन शार्प सीवियर पेन होता है, सडन शार्प सीवियर पेन होता है इन विच ओरिजिनेट इन लंबर रीजन एंड रेडिएट टू टेस्टिस इन मेल, ओके। सडन शार्प पेन होगा लंबर रीजन से लगाकर रेडिएट टू टेस्टिस। हम मेल की बात कर रहे हैं कि अगर किसी को स्टोन है, रीनल कैल्कुलाई है, रीनल स्टोन है तो कैसे पेन होगा। तो इसके अंदर जो पेन होता है वो बहुत ही शार्प सीवियर पेन होता है जो कि लंबर रीजन से होता हुआ रेडिएट होता हुआ मेल के अंदर टेस्टिस की तरफ जाएगा और फीमेल के अंदर ये ब्लैडर की तरफ जाता है, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से कि अगर किसी पेशेंट को रीनल स्टोन है तो वो कहां से आपको एग्जाम के अंदर या फिर डायरेक्ट दे देंगे या फिर पहले ये दे देंगे कि अगर कोई पेशेंट है उसका जो पेन है वो लंबर रीजन से ओरिजिन होता हुआ वहां से रेडिएट होता हुआ टेस्टिस की तरफ जा रहा है या ब्लैडर की तरफ जा रहा है, तो उसको हम ये कौन सा डिजीज है या क्या है पेशेंट को, तो इसका आंसर आपको लिखना है रीनल स्टोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग होगा, लो ग्रेड फीवर भी रहेगा, पेशेंट को हिमेचुरिया होने के चांसेस भी रहेंगे क्योंकि स्टोन फॉर्म हो गया है तो प्रॉपरली यूरिन जो है वो मतलब नहीं आ पाता, जिसकी वजह से हिमेचुरिया भी हो सकता है, यानी कि यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ टाइप होते हैं रीनल स्टोन के, इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम के पर्पज से, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स में हम पूरा डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ओके। तो नेक्स्ट रीनल स्टोन के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला आता है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन, ओके। उसे हम मलबेरी स्टोन भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मलबेरी स्टोन क्या होता है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन जो रीनल कैल्कुलाई होता है, स्टोन फॉर्मेशन होता है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होता है जिसे हम मलबेरी स्टोन भी बोलते हैं। 80% लोगों के अंदर मलबेरी जो स्टोन होता है या कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, ओके। नेक्स्ट आता है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। ये अगर कोई पेशेंट कैल्शियम और फॉस्फेट की हाई डाइट ले रहा है जिसकी वजह से अगर कोई स्टोन होता है तो उसे हम बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। उसे हम स्टैग हॉर्न भी बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन है उसको। देन हम बात करेंगे स्ट्रुवाइट स्टोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रुवाइट स्टोन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्ट्रुवाइट स्टोन, और उसे हम
ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है इन्फेक्शियस स्टोन भी बोलते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन भी बोलते हैं, स्टुराइड स्टोन भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही के नाम है। इट कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल स्टोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि तीन से मिलकर वो बना हुआ होता है, इसके लिए इसे हम ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन भी बोलते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम होता है और अमोनियम फास्फेट कॉज्ड बाय यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ओके, इन्फेक्शन की वजह से ये होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। और इसके अंदर अगर कोई पर्सन है जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम फॉस्फेट हाई मात्रा में ले रहा है या कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से ये फॉस्फेट होने के, ये स्टोन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की भी वजह हो सकती है, इसलिए इसे हम इन्फेक्शियस स्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल, फीमेल के अंदर ये स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं मेल के बनिस्पत। देन हम बात करते हैं 4th नंबर का सिस्टिक स्टोन, 10 to 15% ये होता है सिस्टीन क्रिस्टल फॉर्मेशन की वजह से। कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन अगर किडनी के अंदर या यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर हो चुका है, जिसकी वजह से सिस्टिक स्टोन होता है। देन यूरिक एसिड स्टोन, यानी कि कोई पेशेंट है जो कोई यूरिक एसिड लेवल उसका ज्यादा है, जैसे गाउट वाला पेशेंट होता है, गाउटी अर्थराइटिस होता है, उसके अंदर जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो ये यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। एक्सेसिव प्यूरिन डाइट अगर पेशेंट ले रहा है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है। देन इसके ये सारे जो जितने भी हैं उसके सबके अंदर हम एसिड ऐश डाइट देंगे। ओके, एसिड ऐश डाइट देंगे। लेकिन यूरिक एसिड स्टोन है उसके अंदर हमें पेशेंट को लो प्यूरिन डाइट देनी है, लो प्यूरिन डाइट। और दूसरी थिंग इसके अंदर एल्केलाइन ऐश डाइट देनी है। ओके, पेशेंट को हमें एल्केलाइन ऐश डाइट देनी है। ओके, सबके अंदर हमें एसिड ऐश डाइट देनी है, लेकिन जो ये यूरिक एसिड स्टोन है इसके अंदर लो प्यूरिन डाइट देनी है। देन हमें इसमें क्या करना है, एल्केलाइन ऐश डाइट देनी है। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर कुछ उसके प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर पहला होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये स्टोन को रिमूव करने का एक प्रोसीजर है जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। जो प्रोसीजर होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, उसे बोलते हैं। कभी एग्जाम के अंदर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसके अंदर क्या होता है, लिथोट्रिप्सी होता है जिसके अंदर नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव दी जाती है। कब? अगर आपका स्टोन का जो फॉर्मेशन है, स्टोन है वो 2.5 सेंटीमीटर से mm से कम है, इसका फॉर्मेशन जो होता है वो 2.5 mm से कम है, दैट इज तभी हम इसका यूज करते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का। ओके, 2 शॉक पर सेकेंड, पर एक सेकेंड में हमें 2 ही शॉक प्रोवाइड करने हैं इसके अंदर। और इसमें आता है नॉन इन्वेजिव ब्रेकिंग यूज्ड ऑफ ब्रेकिंग स्टोन। नॉन इन्वेजिव तरीके से हम इसके अंदर जो स्टोन है उसको ब्रेक कर लेते हैं, देन इस अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू ब्रेक कर लेते हैं। देन कुछ टाइम के बाद वो जो स्टोन है जिसको हमने तोड़ा है वो ऑटोमेटिकली जो होता है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अगर 2.5 mm से कम है अगर जो स्टोन का फॉर्मेशन, तो ही हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, ये परक्यूटेनियस क्यूटेनियस से करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, स्टोन रिमूव्ड बाय एलिगेटर फोर्सेप। इंपॉर्टेंट है, स्टोन को जो होता है वो एलिगेटर फोर्सेप से रिमूव करते। देन इफ स्टोन मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, अगर स्टोन जो है वो 2.5 से मोर देन यानी कि ज्यादा है, तो ही हम इसको इस प्रोसीजर से रिमूव कर सकते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी से। ओके, देन हम इसके बाद ड्रग की बात करते हैं कि रीनल कैल्कुलाई अगर हुआ है तो कौन सी ड्रग इसके अंदर प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पेन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसमें नार्कोटिक एनाल्जेसिक यूज करते हैं पेन को रिमूव करने के लिए। ओके, तो ये रीनल से रिलेटेड था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टोन। और उसके ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके,
तो ये हमारा हो गया रीनल स्टोन। देन हम बात करें कुछ छोटे छोटे डिसऑर्डर हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर पहला होता है ब्लैडर ट्रॉमा। ब्लैडर के अंदर ट्रॉमा हो जाता है किसी भी कंप्रेशन की वजह से या कोई इंजरी की वजह से, ब्लंट की वजह से, कोई इंजरी, डायरेक्ट इंजरी की वजह से 15 to 40% लोगों के अंदर ये होता है। पेनिट्रेटिंग इंजरी है टू लोअर एब्डोमेन की, अगर कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो जाती है लोअर एब्डोमेन के अंदर या एब्डोमिनल वाल के अंदर कोई कंप्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से ब्लैडर ट्रॉमा हो सकता है। देन कॉमन कॉज ऑफ ब्लैडर ट्रॉमा जो होता है वो है पेल्विक फ्रैक्चर। कॉमन कॉज ऑफ ब्लैडर ट्रॉमा मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लैडर ट्रॉमा, तो इसका आंसर क्या होगा? पेल्विक फ्रैक्चर। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ठीक है, इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक जेनेटिक यानी कि जनरेशन, जेनेटिक जीन के अंदर आप जीन म्यूटेशन से होता है और जेनेटिकली अगर है तो ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जीन की वजह से होता है ये। और इसके अंदर क्या दैट कॉज न्यूमेरियस सिस्ट टू डेवलप इन किडनी। बहुत सारे सिस्ट किडनी के अंदर इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। अगर एक्सरे भी हम देखेंगे तो इस तरह के सिस्ट हमें किडनी के अंदर देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स ये क्या है? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ओके, ये जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है या किसी डिफेक्ट की वजह से हो सकता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल किडनी है, हमारी नॉर्मल किडनी है और बिल्कुल पियर शेप्ड है ये नॉर्मल किडनी। और इस किडनी को आप देख सकते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे जो है ये म्यूटेशन हो चुके हैं, तो ये पॉलीसिस्टिक किडनी है। ओके, जीन म्यूटेशन की वजह से ये होता है। देन ये इसके कुछ टाइप होते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के। तो पहली है इसके अंदर एडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज। ये होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट की वजह से होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो होती है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो आपको आंसर देना है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ओके, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पीकेडी, ये एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। देन मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ किडनी, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव जो होते हैं वो इनहेरिटेड डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। तो इनहेरिटेड डिसऑर्डर के अंदर किडनी के अंदर ये मोस्ट कॉमन होता है एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ओके, देन सेकंड नंबर आता है इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक डिजीज जो होता है। इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक डिजीज जो होता है वो होता है ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। अगर ये किसी पेशेंट के अंदर होता है तो मतलब आफ्टर बर्थ जो बेबी होता है उसके डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर इन्फेंट के अंदर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। इट इज इनहेरिटेड डिसऑर्डर डाउन थ्रू फैमिली हिस्ट्री से आ सकता है। 2 कॉपीज ऑफ एबनॉर्मल जीन मस्ट बी प्रेजेंट, इसके अंदर 2 कॉपीज, 2 एबनॉर्मल जीन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट छोटी सी डिसऑर्डर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यूरेथ्राइटिस, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा। तो इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा बोल सकते हैं हम इटियोलॉजी। मेल के अंदर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से हो सकता है। मेल के अंदर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर यूरेथ्राइटिस हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर एड्स भी होता है। ओके, एड्स भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ओके, नेक्स्ट गोनोरिया जो होता है वो नाइजीरिया गोनोरी, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। देन फीमेल के अंदर कॉज्ड बाय फीमेल के अंदर ये किसकी वजह से होता है? तो परफ्यूम, टॉयलेट पेपर की वजह से, सैनिटरी नैपकिन की वजह से ये यूरेथ्राइटिस हो सकता है। देन स्पर्मिसाइडल जेली यानी कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है स्पर्मिसाइडल जेली, इसका यूज करते हैं तो भी ये हो सकता है यूरेथ्राइटिस। देन यूटीआई मोस्ट कॉमन कॉज है। अगर किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से भी हमें ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं यूरेथ्राइटिस के। ओके, तो मेनली यूरेथ्राइटिस जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से कॉज होता है। गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एड्स एक एसटीडी है, इसके बारे में याद रखना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट हम एक छोटा सा डिसऑर्डर है उसके बारे में बोलेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस, एंड इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस। ओके, इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल पेल्विस को हम क्या बोलते हैं? पाइलोनेफ्राइटिस। मोस्ट कॉमन कॉज इसका है वो है ई कोलाई।
इस्चेरिशिया कोलाई की वजह से पाइलोनेफ्राइटिस होता है, यूटीआई जो होता है वो ई कोलाई की वजह से होता है, देन पाइलोनेफ्राइटिस है वो भी ई कोलाई की वजह से होता है। इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि ई कोलाई एक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियल ट्रीटमेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, तो इसके अंदर सिफ्रोफ्लोक्सासिन और सेफ्ट्रेक्सोन जो कि एक एंटीबायोटिक ड्रग है उसका यूज हम इसके अंदर करते हैं। ओके, तो ये कुछ डिसऑर्डर थे आपके रीनल सिस्टम से रिलेटेड। तो रीनल सिस्टम एंड हो चुका है और सारे डिसऑर्डर, लगभग हमने सारे डिसऑर्डर को अच्छे से कवर किया है, तो आप लोग उससे अच्छे से लर्न करिएगा, उसके नोट्स प्रिपेयर करिएगा प्रॉपरली। तो ये हमारा आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और अगला नया सिस्टम लेकर आऊंगी। सो थैंक यू।